हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पुराने हाल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। लकड़ी की चौड़ी पुरानी सीढ़ियों पे थप थप बेशुमार कदमों की चाप थी। किताबें कापियां हाथों में पकड़े आगे पीछे बातें करते हंसते खेलते हम चढ़े जा रहे थे। तगड़ तगड़ लकड़ी के तख्तों पे हमारे कदम बज रहे थे। पुराने हाल कमरे की ऊंची छत और दूर दूर खड़ी सीधी दीवारों से पलट के हमारी सरगोशियां बातें और मुस्कुराहटें गूंज रही थी। एकदम से कोई ऊंची आवाज में चिल्लाया, ए पाँव ना रखना, देखना पाँव के नीचे ना दे देना उसे। हर कोई पाँव समेट के जहां था वहीं खड़ा हो गया, गर्दन झुका के उसे पैरों के नीचे ढूंढने लगा। ऊंची आवाज सबने पहचान ली, वो हमारे प्रोफेसर साहब थे। हमें उर्दू पढ़ाते थे, रोज उन्हें सुनते थे, पहचानने में क्या देर लगती। मगर ये प्रोफेसर साहब इस तरह चीख के कभी पहले तो ना बोले थे। ये आज ऐसी क्या अनहोनी हो गई। हुआ यूं कि हम में से किसी की कॉपी या किताब से कागज का एक पाकिस्तान का झंडा फिसल के गिर गया था। उससे गिरने की कोई आवाज थोड़ी आती है। फिर सब खुश कपियों में चल रहे थे, चढ़ रहे थे, किसी ने ध्यान ही ना दिया। किसी को यह तक ना पता था कि ये पीछे पीछे प्रोफेसर साहब चुपके चढ़े आ रहे हैं। जिस वक्त वो कागज का झंडा किसी की किताब से खिसका तो इस पर प्रोफेसर साहब की नजर पड़ गई। बस वो चीख पड़े। खैर झंडा किसी ने उठा लिया, प्रोफेसर साहब ऊपर आ गए। हम साथ साथ चलने लगे। उनके चेहरे पे वही हमेशा की मुस्कुराहट थी, वही धीमापन, शाइस्तगी और ढेरों प्यार। मुझे जरा सी हैरत थी, चलो कुछ हुआ भी हो, लेकिन प्रोफेसर साहब क्यों यूं चिल्ला उठे। मुझसे रहा ना गया, प्रोफेसर साहब से कह बैठा, सर मैं तो आपकी आवाज सुन के डर गया था। हाँ डरने वाली ही बात थी, वो मुस्कुरा के बोले। बात मेरी समझ में ना आई। आपका ख्याल था कोई गिर जाता, मैंने जेर लबी कहा। किसी के गिरने में क्या मजायका है, वो बेतकल्लफ हंस के बोले। उनकी राग ज़राफत एकदम से फड़की, मगर उस लम्हे के खत्म होने से पहले पहले उनके चेहरे पे वही शांत और सुकून की लहरों के बीच एक संजीदा सी नजर कूंदी। मेरे कंधों पे हाथ रख के वो खड़े हो गए और मेरी आंखों के ऐन बीच 11,000 वोल्ट के ऊंचे खंबे की शॉर्ट सर्किट तारों के स्पार्क की तरह मुस्कुरा के बोले, पता है किस पे पाँव आने लगा था। मैं तो पहले से जानता था, मगर उनकी आंखों से लगे झटके से बदक गया। एक दिन फुर्सत में इनको जा घेरा। क्लास में तो वो पढ़ाते थे, जाती बातें किस्से कहानियां कम सुनाते थे। मैंने उनके दफ्तर में जा पूछा, सर आखिर को कोई कहानी तो होगी जो आपने अभी कही नहीं, लेकिन वो आपकी अनकहियों से अक्सर कही जाती है। बोले झंडे की बात कर रहे हैं आप। मैंने इस बात में सर हिलाया तो कहने लगे, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। बोले पता है, कुछ जानते हैं आप झंडे की कीमत क्या है। मैं सोच में पड़ गया। कीमत सोचने लगे आदमी तो करेंसी नोट ही जहन में आते हैं। मेरे जहन का रुख पढ़ के बोले, बता कोई नहीं सकता, एक दो नहीं करोड़ा लोगों की यह मुश्तरका आबरू है। लेकिन मुझसे हकीर बंदे ने अपने हिस्से की जो इसकी कीमत अदा की है वो अपना पूरा कुंबा है। जी। मैं बैठा बैठा उछल के खड़ा हो गया। बैठ जाइए। वो अजीब तरह की सरशारी से लबरेज होके मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले। थोड़ी देर वो चुप बैठे रहे। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की लकीरें थिरकने लगी। नाक के नथने एकाएकी में फड़फड़ाए। इनका दायां गाल कपकपाया, गर्दन की दरीदें लम्हा भर को उभरी और इन्होंने एक जोर का सांस अंदर खींचा और बोले, 35 लोग थे। सभी को कुदरत एक जगह ले आई थी। सब हमारे घर जमा थे। हमारा घर पाकिस्तान की राह में था। हिसार के घर की बात कर रहा हूं। जो करीब के रहने वाले थे वो तो पहले से आए हुए थे। दूर रहने वाले अजीजों कारे भी आ गए। भवानी, गुड़गांव, बदायूं, दिल्ली और लखनऊ तक सब पहुंच गए। एक मेरा भाई था, वो बोलते बोलते फिर रुक गए। रुके रुके मुस्कुराए। उनकी आंखों से सिसकियां उभरी। कहने लगे, तुम्हारी उम्र का था। 18 साल 3.25 महीने उम्र थी उसकी। एक माँ थी,
उन्होंने फिर जोर से सांस बाहर लिया। बोले, उन्हें मेरे भाई के बाद गोली लगी थी। तो 20-25 मिनट बाद मेरा भाई, इनका जवान बेटा, उनके सामने तड़पता मर गया। आधा सहन घर का मेरे भाई के खून से भर गया। गर्दन में गोली लगी थी उसके। माँ जी सीना पेट की लपक के बाहर आ गई। वो तड़ तड़ गोलियां बसा रहे थे। एक गोली माँ के सर पे भी लग गई। काश माँ को पहले गोली लग जाती, वो अपना बेटा मरता ना देखती। वो कहते कहते फिर चुप हो गए और अपने दाहिने हाथ की शहादत की उंगली की पुष्ट को दांतों में दबाने लगे। मेरी बीवी भी थी। शादी को 4 साल हुए थे। कम सनी की शादी थी। छोटी उम्र की थी, बीवी से ज्यादा प्रीतम थी। 4 साल की कहानी हीर रांझा की दास्तान सी है। वो भी मर गई। इन्होंने माथे पे हाथ रख के चेहरा झुका लिया। फिर एकाएक ही हाथ उठा के बोले, पता नहीं उसे कहां गोली लगी थी। शायद बलम चाकू का कोई घाव लगा था उसे। वो बेचारी साड़ी का पल्लू संभालते संभालते खून में लथपथ गिर गई। नाजुक सी थी, पतली सी, मर गई। उसकी गोद में हमारी बच्ची थी 2 साल की। वो फिर अपने दांतों में अपने दाहिने हाथ की अंगष्ट शहादत का दरमियाना पपोटा बींच के बैठ गए। उसी तरह हाथ मुंह में लिए लिए बोले, तोतली तोतली जुबान में एक एक लफ्ज का जुमला कहती थी। उसे उन्होंने 303 से मारा था। उनका हाथ एकदम से ये कहते हुए झटके से नीचे गिरा। इतना बड़ा धमाका हुआ था। पहले उन्होंने मेरी बेगम की गोद से बच्ची छीनी। बच्ची ने एक चीख मारी और बाजू खोले खोले मां की तरफ तकती हुई दूर होती गई। फिर उन्होंने उसे उठा के फर्श पर फेंक दिया और फिर फर्श पे गिरी हुई नन्ही सी 2 साल की बच्ची पे 303 से फायर किया। धमाका तो होना था। उनके चेहरे के पट्टे लरसने लगे। गर्दन में सांस की नाली में जैसे कोई कंकर आ गया। उनके सीने में हवा को रास्ता ना मिला। उन्होंने फिर जोर से एक सांस अंदर खींचा। फिर थोड़ी देर साथ झुकाए बैठे अपना सांस दुरुस्त करते रहे। पैरों में पहने जूतों के कोनों को आपस में मिला मिला के छोड़ते रहे। फिर सर उठाया और बोले, और बहुत लोग थे कुंबे के। मेरी खाला थी, इनके मियाँ, मेरे खालू, इनका बेटा। एक ही बेटा था उनका, मेरे छोटे भाई जितना। एक इनकी जवान बेटी। बस 2 ही बच्चे थे उनके, कोई भी नहीं बचा। एक इनके होने वाली बहू थी, वहीं मेरे नाना थे। इनके बच्चे भी मेरे मामू। वहीं कहीं एक झंडा भी था। बस ये इन्होंने बचा लिया, खुद ना बच सके। एक एक करके मर गए। सारे मार दिए उन्होंने। फिर पूरा घर उनकी लाशों से भर गया। भाई सेन में उतरा पड़ा है। मां उसकी लाश पे औंधी गिरी हुई है। ड्योढ़ी में बीवी का जिस्म साड़ी में छुपा मरा पड़ा है। दहलीज के पास बेटी के जिस्म के लोथड़े हैं। ड्योढ़ी में खाला मरी पड़ी है। 4 कदम पे खालू की लाश है। पास ही कहीं इनके बेटे बेटी और बहू की लाशें हैं। नाना एक तरफ गिरा मरा है। कई मामू कटे पड़े हैं। 35 लोग तुम्हें कैसे गिनवाऊं। उन्हें बोलते बोलते सांस चढ़ गया। उन्होंने तेज तेज 2-3 सांस लिए। फिर एक गहरा सांस सीने में भर के उसे लरसते हुए झटकों से लेते हुए बोले। उन्होंने फिर लाशों को खींच खींच के इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक दूसरे के ऊपर अनाज की बोरियों की तरह मरे लोगों के ढेर लगा दिए और वो सर से पांव तक कुछ कहने से पहले कांपने लगे। कुछ देर तक उनका जिस्म कपकपाता रहा। कोई बात उनके होंठों पे तड़पती रही। फिर एकाएक उनका जिस्म ढीला पड़ गया। ज़िबा हुए कुर्बानी वाले जानवर की तरह बची हुई चीख जैसी आवाज में वो बोले। फिर उन्होंने सारी लाशों पे तेल छिड़क के आग लगा दी। शर करके सबके जिस्म जलने लगे। मेरी माँ, भाई, बीवी, बच्ची, सब। मैं खुद इन्हीं लाशों के अंबार में पड़ा था। पता नहीं कहां कहां जख्म थे। खून में भरा, बेहोश, बेसरत पड़ा था। कुछ जल गया जिस्म मेरा भी। पता नहीं कब आग बुझी, कब मैं उठा। खुदा जाने कैसे लाशों में पड़ा सांस लेता रह गया। बच गया। वही झंडा उठा के इधर आ गया। अब तुम बोलो, मैं इस झंडे को गिरता देखूं तो चीख भी ना मारूं। कमरे में खामोशी सन्नाटे की तरह गूंजने लगी। न्यू ब्लॉक में बना प्रोफेसरों के दफ्तरों के हजूम में इनका छोटा सा कमरा खामोशी से भर गया।
उन्होंने एकदम से अपनी कुर्सी हिलाई, मेज के करीब की और अब मेज के ऊपर एक कोने में पड़े पीतल के स्टैंड पर लगे पाकिस्तान के झंडे को आहिस्ती से हाथ लगाते हुए बोले, इतना सा झंडा था, पता नहीं वो कहां से ले आया था। ये तो मखमली कपड़े का है, वो आम से कपड़े का था, पता नहीं किसके दुपट्टे से फाड़ के बनाया था। सारा दिन वो उस झंडे से खेलता रहता, जिधर जाता झंडा उसके साथ। उस पे चांद तारा कागज का लगा था, सफेद कागज का, गूंद से चिपका हुआ। पता नहीं वो बच्चा किनका था, उन्हीं अजीजों में से किसी का था। सभी करीबी रिश्तेदार थे, सभी इस बच्चे से एक जितना प्यार करते थे। वो बच्चा भी उन्हीं लाशों में था। इतनी छोटी सी लाश थी उसकी, कमलाए हुए फूल जैसी। जब सब लाशों को आग लग गई तो उस बच्चे का जिस्म भी जलने लगा। पहले उसके कपड़े जले थे, उसका झंडा बच गया। उसने झंडा अपने कद से ऊपर कहीं दरवाजे की खूंटी में फंसाया हुआ था, वो बच गया, खुद जल गया। छोटा सा बच्चा था, बर्थडे केक की मोमबत्ती जितना, किसी में फूंक भी ना मारी, सारा पिघल गया। उसकी छोटी बहन फूंक मारने आ गई थी, उससे भी छोटी बहन थी। उसे पता नहीं लाशों के ढेर में गिरे कैसे होश आ गई। होश तो थोड़ी थोड़ी मुझे भी आग लगने के बाद आ गई थी, मगर मुझसे उठा न गया। वो बच्ची उठ के अपने भाई के पास आ गई। भाई की लाश जल रही थी। बच्ची हाथ मार मार के भाई के कपड़ों की आग बुझाने लगी। आग बुझाते बुझाते अपनी तोती जुबान में कहने लगी, भाई उठो, भाई उठ जाओ, आपके कपड़ों में आग लग गई है। ये कहते कहते इस बच्ची के कपड़ों को भी आग लग गई। मिट्टी का तेल तो पहले ही इस पे था, इन्होंने छिड़का हुआ था। वो अगरबत्ती की तरह चलाती, चीखती, घूमती, तड़पती मर गई। सारे मर गए। मैं पता नहीं क्यों बच गया।